बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। आज के प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से। बलोचिस्तान के जो 4 प्लेयर्स हैं उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। नेशनल T20 कप जारी है। आज पहला मैच था लाहौर में जो कि जारी है अभी, जबकि दूसरा मैच बलोचिस्तान का था जो 7:30 बजे शाम में खेला जाना था, लेकिन उसमें बलोचिस्तान के 4 प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गए हैं। अब चांसेस हैं कि या तो ये मैच रीशेड्यूल होगा और ये इसको कैंसिल करके किसी और टीम के जो 2 मैचेस हैं, एक मैच वो कराया जाएगा। इसके लिए बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अरसलान जावेद ने। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा कौन से प्लेयर्स हैं और क्या आगे शेड्यूल क्या है अगले मैचेस का, और कौन से प्लेयर्स हैं जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है? देखिए उमर, आज दूसरा मैच था बलोचिस्तान और नादरन के दरमियान, और बलोचिस्तान के जो 4 खिलाड़ी हैं उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है जी। और अब आज का जो दूसरा मैच है वो बलोचिस्तान तो नहीं खेलेगा, लेकिन पीसीबी ने उसकी जगह सदरन पंजाब का जो मैच है वो शेड्यूल कर दिया है। और अब दूसरे मैच में नादरन और सदरन पंजाब की टीमें आमने सामने आएंगी, जबकि बलोचिस्तान जो अपना मैच है वो अब कल खेलेगा। और इसके हवाले से पीसीबी की जानिब से जो है वो ये बलोचिस्तान को जो है वो फेवर दे दी गई है कि वो अपनी सेकंड 11 से प्लेयर्स को मुंतखब कर सकता है। और सेकंड 11 जो इस वक्त लाहौर में ही मौजूद है, एलसीसी में उनके 3 रोजा मैचेस का सिलसिला जारी है, वहां से खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा और वो जो है अपनी बलोचिस्तान की फर्स्ट 11 में इन एक्शन कल दिखाई देंगे। जो खिलाड़ी अभी तक सामने आए हैं उनमें अब बिस्मिल्लाह खान और जुनैद खान, ये 2 नाम सामने आ सके हैं जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत हैं। दीगर 2 खिलाड़ी अभी तक जो है उनके नाम जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रहे, लेकिन अब ये है कि इस कोरोना मुस्बत आने की वजह से जो एक नेशनल T20 को एक लॉस जो हुआ है वो ये है कि हमारे जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऐलान करदा खिलाड़ी हैं वो हमें अब इन T20 मैचेस के अंदर जो है वो नजर नहीं आएंगे। 8 अक्टूबर कल उनका आखिरी दिन होगा, कल अपनी टीमों की तरफ से वो मैचेस खेल सकेंगे। उसके बाद 8 अक्टूबर से वो अपने बबल के अंदर चले जाएंगे और 15 अक्टूबर को क्योंकि कौमी टीम ने यूएई के लिए रवाना होना है, तो यूएई के लिए रवाना होने के लिए ये पहले अब जो है वो 10 रोज का करंटीना है वो जो तमाम खिलाड़ी करेंगे। तो ये एक बड़ी गफलत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आई है, क्योंकि जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद से जब टीमें लाहौर मुंतकिल हो रही थी तो इसमें 2 ऐसी टीमें थी जिन्होंने रास्ते में स्टे भी किया और जो आम पब्लिक के जो मकामात हैं वहां पर स्टे किया, वहां टॉयलेट्स भी यूज किए। तो जब पब्लिक मकामात पर बबल से आप बाहर बैठते हो, बाहर निकलते हो, तो डेफिनेटली कोरोना के चांसेस होते हैं। तो यही जो है वो बलोचिस्तान के साथ हुआ है कि इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करते हुए जो है वो रास्ते में रुके हैं और उस स्टे के दौरान जो पब्लिक मकामात पर ये लोग गए हैं वहां पे कोरोना के टेस्ट इनके केसेस सामने आए हैं, क्योंकि हर चौथे दिन जो है वो खिलाड़ियों के बबल के अंदर टेस्ट लिए जाते हैं। लाहौर पहुंचने पर भी इनके जब टेस्ट लिए गए हैं तो उनमें 4 ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। और उसकी पेश नजर अब जो नेशनल T20 के अंदर जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा खिलाड़ी हैं उनको अब इस टूर्नामेंट से अलग कर दिया जाएगा और वो बबल के अंदर चले जाएंगे जी। अच्छा, ये बताइएगा अरसलान ये भी कि जो बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की गई है तो क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी पीसीबी की तरफ से प्लेयर्स के खिलाफ? देखिए पीसीबी मसलसल जो है वो कोशिश कर रहा है कि प्लेयर्स को एक तो दबाव में भी ना रखा जाए, क्योंकि लगातार बबल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो बबल के अंदर लगातार ट्रैवल करने से लड़कों की मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो काफी मुतासर हो रही है। तो इस सूरत हाल में पीसीबी भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मौका पर लड़कों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन की जहां तक बात है तो ऐसा कुछ होगा नहीं है। अब ये है कि उसका एक्शन कुछ इस तरह से किया गया है कि जो खिलाड़ी अब बबल के जो नेशनल T20 के साथ मौजूद हैं उनको अब जो है वो अलग कर दिया जाएगा और 8 अक्टूबर से वो नेशनल जो अपना वर्ल्ड कप T20 के लिए बबल बनाया जाएगा उसके अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो जो एक उनको 13 अक्टूबर तक मैचेस खेलने का एक जो तजर्बा हासिल होना था या प्रैक्टिस मिलनी थी वो उससे अब महरूम हो जाएंगे। तो बबल के अंदर जिनकी खासा मुश्किल है खिलाड़ियों की, तो वो उनके लिए खासा मुश्किल होगा कि वो जो ऐलान करदा स्क्वाड है वो तकरीबन 8 से 10 रोज पहले जब बबल के अंदर जाएगा तो बबल के अंदर रहने से जो है उनकी मेंटली कंडीशन जो है वो खासी जो है वो मुतासर हो सकती है। तो ये तमाम सूरत हाल है। पीसीबी इन तमाम चीजों को पहले देख भी रहा था, लेकिन जब लड़कों की तरफ से इस तरह की जो है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो की जाती है तो फिर ये मसले मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी कोई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे ये कोविड वाले केसेस जो हैं वो अब साथ साथ चल रहे हैं। तो उनको अब इस कतई नजर जो है वो रखकर जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज ये फैसला किया है
तो बजाय के इस टूर्नामेंट को या मैचेस को मुलतवी करते, पीसीबी ने फौरी जो है ये फैसला किया कि उसकी जगह मुतबादिल मैचेस जो है वो कराए जा सकें। तो अरसलान ये बता दीजिएगा कि जो बलूचिस्तान की टीम है वो पहले भी बैलेंस नहीं थी बाकी टीम्स की निस्बत, तो उनके जो जुनेद, जैसे आपने बताया जुनेद खान है, तो टीम ऑलरेडी अनबैलेंस थी, तो इनके इन प्लेयर्स के जाने से टीम में वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो आप क्या लगता है उनके पास रिजर्व प्लेयर्स जो हैं वो कौन से हैं, प्रोबेबल्स कौन से हैं? देखें, प्रोबेबल्स में पहले ही जो खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ टीमों से जो अपने लोन विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ओपन की गई थी, लोन विंडो के जरिए दूसरी टीमों में चले गए थे। तो उस तरह अब्दुल्ला शफीक, सुहेल अख्तर हैं और एक दो लड़के ऐसे हैं जो बलोचिस्तान की टीम में गए थे, तो अब उनको मौका मिल सकता है। उसके अलावा बेंच के ऊपर भी उनके जो लोग मौजूद थे उनको अब जो है वो जलाद खान एक अच्छा टैलेंट है, उनको अब प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड 11 में जो परफॉर्मर होंगे वो अब जो है हमें इन एक्शन नजर आए देखने को मिल सकते हैं। तो बलोचिस्तान की टीम ऑन पेपर तो पहले ही खासी जो है वो थी, कमजोर साइड थी, लेकिन यह है कि सदर पंजाब भी अपने 6 मैचेस लगातार हार चुकी है, तो टूर्नामेंट में वापसी का उनका कोई जो है वो चांस है नहीं है। तो अब ये 4 टीमें हैं जो पहले ही ऊपर मौजूद हैं। सेंट्रल पंजाब है, सिंध है, केपीके है और उसके अलावा नादरन की टीम है। तो ये सारी टीम, इन चारों टीमों का जो है आपस में मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। 4 प्लेयर्स हैं जी बलोचिस्तान के जो जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया है, उनमें एक जुनेद खान शामिल है, बिस्मिल्लाह है, तो ये प्लेयर्स हैं जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया है। अब आगे प्रोबेबल्स कौन से होंगे ये देखना पड़ेगा। जो मैच है वो नॉर्दर्न के दरमियान था, नीचे की टीमें हैं दोनों, नॉर्दर्न ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता है, जबकि जो बलोचिस्तान है कमजोर टीम होने के बावजूद, हालांकि बहुत तनकीद भी की गई पीसीबी पे और सिलेक्टर्स पे भी कि पसंद के खिलाड़ी रखे गए, पसंद के खिलाड़ी दिए गए, और इसके बावजूद भी उन्होंने 2 मैच जीत लिए बलोचिस्तान ने। लेकिन बदकिस्मती कह ले कि सदरन ने कोई भी अभी तक एक मैच भी जो है वो नहीं जीता है। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सेंट्रल पंजाब के जो कैप्टन है बाबर आजम, वो अगले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, वो कुछ मसरूफियात की बिना पर शायद वो ये मैच जो है वो नहीं खेल सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे और बात करते हैं वर्ल्ड कप पे। इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वाड है, तब्दीलियां हैं और आगे जो तारीख है वो सर पे आ गई, आखिरी तारीख जब तक तब्दीलियां मुमकिन हैं, जो मुमकिनात में से हैं कि कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मुतबादिल के तौर पे खिलाया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो स्क्वाड में शामिल थे प्लेयर्स वो तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। अगर बात की जाए आजम खान की या अगर बात की जाए आसिफ अली की स्पेशली, तो ये चले आजम खान जो है वो अभी यंगस्टर हैं, उनमें पोटेंशियल है, वो आगे परफॉर्म कर सकते हैं, बैड लक होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आसिफ अली को देखा जाए तो उनको चांसेस भी मिले लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके, मुसलसल आउट फॉर्म है, तो इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो हैं लेकिन प्लेयर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जबकि दूसरी साइड पे अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया गया लेकिन वो बार बार नॉक कर रहे हैं पीसीबी के दरवाजे पे, सिलेक्टर्स को बार बार परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि शायद परफॉर्मेंस की बिना पर उनको वापस लाया जाए। और अगर बात करें शुएब मलिक की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और वापस आकर इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है वर्ल्ड कप स्क्वाड पे। जाहिद महमूद हैं, क्रिकेटर हैं कौमी टीम के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, कल हमारी वकार यूनिस से भी बात हुई, वो तो कह रहे थे कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुतमईन हूं। आपको क्या लगता है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है क्या उसमें तब्दीलियां क्या हो सकती हैं या आप मुतमईन हैं, क्या लगता है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं नहीं समझता कि अपना ये जो इन्होंने फाइनल अनाउंस किया है इससे आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। देखिए जी, बात यह है कि जब तक आप अपने सीनियर प्लेयर को साथ लेके जाएंगे, जब तक आप अपनी टीम बना के नहीं लेके जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है, जितनी भी टीमें हैं, वो जाके सब पहले अपनी तैयारी करती हैं, एक्सपेरिमेंट वहां पे करती हैं। अब ये वर्ल्ड कप में जाके हम लोग तजर्बे करें, मुझे हसनैन आपको वर्ल्ड कप जिता सकता है, उसके बाद आसिफ अली, मतलब आजम खान, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग जाके जो है वो वर्ल्ड कप में जाके फाइनल खेलेंगे या क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे। दूसरी बात ये है कि आप जब तक अपने सीनियर प्लेयरों को टीम में नहीं लेके आएंगे आपकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा।
लेकिन रमीज राजा तो ये कह चुके हैं कि जब चेयरमैन पीसीबी नहीं थे वो, उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया कि 37-38 साल के जो है वो उनको खिला लेते हैं। और जैसे उन्होंने मतलब नाम लेके उन्होंने बात किया था कि शुएब मलिक हैं या मोहम्मद हफीज हैं, लेकिन फिर भी स्क्वाड में तो शामिल कर लिया मोहम्मद हफीज को, और शुएब मलिक जो है वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या लगता है शुएब मलिक, इंक्लूडिंग शुएब मलिक, कौन से बेहतर मुतबादिल हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए? सर देखिए, शुएब मलिक ने अभी आपका नेशनल T20 कप हो रहा है, शुएब मलिक वहां पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और वो हसनैन को जो है वो जाके बैकफुट पे जाके छिक्के मार रहा है। बेशक वो 38 साल का या 40 साल का, आपको ये जो है ये फिगर होता है एज, आप जब तक फिट हैं आप खेलते रहेंगे। अगर शुएब मलिक फिट है और वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है तो मेरे ख्याल में उसको क्रिकेट खिलानी चाहिए। हमारा मकसद पाकिस्तान की जीत है, हमारा मकसद ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको बाहर बिठाएं और इसको अंदर करें। मुझे ये बताएं, आपका जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो तो आपकी है वीक, बैट्समैनों पे आप किस पे रिलाई करेंगे? आपको कौन सा, मुझे ये खुश दिल क्या, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, या आतिफ अली, ये एक्सपीरियंस नहीं है इनका, ये बड़ी क्रिकेट नहीं खेले हुए, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं भाई। आप बांग्लादेश की सीरीज खेलने नहीं जा रहे। आप हफीज को, आप मैं समझता हूँ कि आमिर को भी वापस आना चाहिए टीम में। उसके बाद जो है आप अपना बॉलिंग जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे तो आप खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि बैट्समैन आपके पास जब तक सीनियर नहीं होंगे, तजुर्बेकार नहीं होंगे, आप मैच नहीं जीत सकते। अच्छा, तो जो अगर नेशनल T20 की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और वो यंगस्टर्स हैं। साहिबजादा फरहान, बेशक वो जो डोमेस्टिक है वो उतना नहीं खेले, उस तरह से नहीं खेले, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया है। टॉप स्कोरर हैं बाबर आजम के बाद, 36 के एवरेज से रन बना रहे हैं। इसके अलावा एक आकिफ हैं बलोचिस्तान के, अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं। और इसके अलावा भी आसिफ आफरीदी हैं, तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर हैं। तो इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई, बात ये है कि इन्होंने T20 में परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। आपको अपनी टीम स्ट्रांग लेके जानी चाहिए। वहाब रियाज को आपको टीम में डालना चाहिए, आपको फहीम अशरफ को टीम में डालना चाहिए, उसके बाद आपको हफीज को और शुएब मलिक को जो है वो टीम में रखना चाहिए अगर आप फाइनल 11 में। सर देखिए ना, बात यह है कि वही बात आ गई, अगर ये मतलब आजम खान हो गया या दूसरे, बल्कि मैं ये T20 की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जिन लड़कों पे जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है या जिन पे तनकीद हो रही है, वो लड़के तो आपके परफॉर्म कर ही नहीं रहे। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे कोई यंगस्टर नए आए हैं सामने जिनका आप नाम ले रहे हैं, और लेकिन मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को साथ लेके जाना पड़ेगा, फिर ही आप जाके मैच जीतेंगे या वर्ल्ड कप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, तो जाहिद खबरें ये भी आ रही हैं कि शाहनवाज धानी हैं और फखर जमान हैं जो मजबूत उम्मीदवार हैं स्क्वाड के लिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, और इनके बदले आजम खान जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया या आसिफ अली हैं, उनको निकाले जाने का इम्कान है। तो आपको क्या लगता है, ये बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फखर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस भी आपके सामने। एक बंदा अगर परफॉर्म कर रहा है, शाहनवाज धानी की थोड़ी सी मतलब मेरे दिल में वही बात है कि एज ए क्रिकेटर मैं यही कहूंगा कि उसको अभी बड़ी क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे बेहतर है आप आमिर या वहाब रियाज को टीम में रख लें, लेकिन फखर जमान को जरूर आपको रखना चाहिए। उस बंदे ने आपको मैचेस जितवाए हैं और अभी वो इस फॉर्मेट पे परफॉर्म कर रहा है और वो T20 का बेहतरीन प्लेयर है इस फॉर्मेट का, उसको बिल्कुल रखना चाहिए आपको। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि रमीज राजा को एक बार सोचना चाहिए, रमीज राजा साहब को, कि मैंने वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस करवाया है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे जाके मैचेस जीतेंगे, ये तो पहले राउंड में ही बाहर होके घर आ जाएंगे। अच्छा, शर्जील खान के बारे में क्या कहते हैं? शर्जील खान भी टॉप स्कोरर में शामिल है उस लिस्ट में, तीसरे नंबर पे हैं, 212 रन 6 मैचों में, अच्छी एवरेज है 35 की। तो उनके बारे में क्या? लेकिन एक बात उनके बारे में है कि वो अपने वजन को बैलेंस नहीं कर पाते, जब शॉट खेलने लगते हैं तो वो उनका बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरह का शॉट जो वो खेलना चाह रहे होते हैं वो नहीं खेल पाते। लेकिन जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, उसकी टेक्निक पे भी काम किया, मोहम्मद यूसुफ को भी लगाया। तो क्या आप क्या कहते हैं, इतनी इंप्रूवमेंट है उनमें कि उनको इवेंट में शामिल किया जा सके? सर देखिए, शर्जील परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वही बात है, क्रिकेट में जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी आप उस वक्त तक बेहतरीन परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर दुनिया की बेहतरीन टीमें आपके सामने होंगी और आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं। फिर आजम खान पे कंट्रोवर्सी इसीलिए चल रही है कि अदरवाइज ही इज अ गुड प्लेयर।
जी। अच्छा, तो जाहिद रुहेल नजीर के बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, पीछे भी अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, और अगर इसके अलावा आमिर यामीन, उनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने, एक अच्छे ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है इन दो प्लेयर्स के बारे में? ऐसा, लेकिन मैं समझता हूँ जी फहीम अशरफ ने उनसे ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। अगर आपने ऑलराउंडर ही डालना है तो आप फहीम अशरफ जो है ना, मेरे ख्याल में फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये मेरे एनालिसिस नहीं है, ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है। जितने भी क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं जी कि फहीम अशरफ को टीम में डालना चाहिए। अच्छा जाहिद, ये बताएं कि जैसे इंडिया ने किया, 2 टीमें हैं इंडिया की, तो उस क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को उस तरह से नहीं करना चाहिए कि टीमों के सेक्शन बना दिए जाएं, 2 टीमें हों? उन्होंने एक टीम थी, वो बेशक हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो बी टीम कह लें वो श्रीलंका भेजी, और जो मेन टीम थी वो उनको रेस्ट दिया और श्रीलंका भेजा। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान को इस तरफ नहीं जाना चाहिए? सर बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ 2 के बजाय 3 टीमें बनाए। देखिए, आपके पास बैकअप ही नहीं है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। आपके पास प्लेयरों के लिए बैकअप ही नहीं है। आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या कोई बंदा थक जाता है तो वो रेस्ट के लिए बाहर होता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास बंदा ही कोई नहीं है। आप फिर बंदा ढूंढ रहे होते हैं, वो जी कौन है जी, कहाँ है जी। सर देखें ना, पहले आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको 2 के बजाय 3 टीमें बनानी चाहिए। बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपने उठाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहां वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है वर्ल्ड कप स्क्वाड की, उस पर कुछ बात की। अब बात कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट के मसाइल की, और जो पीसीबी में तब्दीली की लहर जो बहुत दिन पहले चली थी और जो चलती ही जा रही है, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद साहब ने, साबिक चेयरमैन है पीसीबी के। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे, रमीज राजा जब से आए हैं मुसलसल मुश्किलात से 2-4 हैं, रिजाइन पे रिजाइन। जो पहले कोचेस थे हमारे हेड कोचेस, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वसीम खान ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद अभी जो डायरेक्टर ऑपरेशन से उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और अभी जो डायरेक्टर कमर्शियल है बाबर हामिद, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। आते ही बहरान का शिकार हो गए। क्या कहते हैं आप? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि ये लोग क्यों रिजाइन करते जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जो भी नया सरबरा आए उसको एक दफा सबको देखना चाहिए, परखना चाहिए, मौका देना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों बेहतरी नहीं लाई जा रही, और उसके बाद इस किस्म का माहौल पैदा होना चाहिए। जाहिर है ये तो नहीं हो सकता ना कि फौरन आप आते ही इसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें। ये तो मेरे ख्याल में वो मिसाल है जो कही जाती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या चीज खराब हो रही है। बात ये बड़ा अजीब मैंने इस मुल्क में दस्तूर देखा है कि जो कोई भी नया आता है वो एक लठ उठाए हुए सुल्तान राही के अंदाज में मौजूदा जो निज़ाम होता है उस पर हमलावर हो जाता है कि जी ये बिल्कुल नाकारा हो गया, वो सीधा हो गया, फलाना हो गया। ये लोग क्यों नहीं सोचते? मैं आपको बताऊं, मेरा 50 साल से वाबस्तगी रही है क्रिकेट से, और मुख्तलिफ टीमों के साथ भी मैं बाहर गया हूँ, दौरों पर भी गया हूँ। बाहर की दुनिया वाले हमसे पूछा करते थे कि आपका ये क्या निज़ाम है जो आपको नए नए बासलाहियत खिलाड़ी भी देता है, इतनी उम्दा टीमें भी देता है। हम उनको बताया करते थे कि देखिए जी, हम इस तरह निज़ाम चला रहे हैं, हम खिलाड़ियों को खराब नहीं करते, हम जिसमें हमें कोई सलाहियत नजर आए उसको हम फौरन मौका दे दें। वो कहते थे हाँ ये आपकी बहुत अच्छी बात है, हम तो अपने खिलाड़ियों को खिला के ही बूढ़ा कर देते हैं पेशतर इसके कि हम उनको मौका दें। तो हमारी निज़ाम की खूबियों से वो मुतासर होते थे और हमसे पूछते थे कि ये किस किस्म का निज़ाम है। अब देखिए, निज़ाम पे बात कर देना बड़ा आसान बात है कि जी बड़ा निज़ाम खराब है। वो भाई खराबी तो बताओ ना, क्या खराबी है। अब मैं आपको इसकी गिनना शुरू करूं कि जिस तरह नाअहल लोगों को अगर ये निज़ाम दिया जाए तो वो इसका क्या हर्षद करेंगे। अच्छे लोग आए, वो इसी निज़ाम से क्या क्या अच्छे नताइज लेके आते रहे हैं। यही निज़ाम कारदार साहब ने चलाया था, बड़ी आला 70 की दहाई में टीमें दी, उसके बाद और भी अच्छे लोग आए, उन्होंने भी अच्छी टीमें दी। अपने मुंह से बात अपने हक में करता बंदा अच्छा नहीं लगता। यही निज़ाम मुझे 98, 99 में मिला था, कोई 1.25 साल के लिए। इसी निज़ाम में से हमने टीम तैयार की,
जिन्होंने एशिया कप भी जीता, शारजा कप भी जीता, सहारा कप जीता, कनाडा में जो खेलते थे। और इसी निजाम से वो टीम बनी जिसने 99 में फाइनल में पहुंची। उसके बाद से हमारे नसीब में ही नहीं हुआ कि कहीं हम आ गए, वही निजाम था। बात ये होती है कि आप निजाम में जो खराबियां हैं, जो आपके चलाने वालों की खराबियां हैं, वो आप निजाम के खाते में डाल देते हैं। अब देखिए, मैं 5-6 मुख्तसर की चीजें जिनको आपके बताता हूँ कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारी जो पहले मैदान थे क्रिकेट के सहूलतें, वो भी सुखड़ती जा रही है। कोई जगह नहीं बची जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल सके। अब मुझे बताएं, आप कौन सा कोई स्पेस में निजाम क्रिएट करेंगे जिसमें क्रिकेट खेली जाएगी? उनको आप ग्राउंडें देंगे, सहूलतें देंगे, जगह देंगे तो वहीं क्रिकेट खेलेंगे। उसकी तरफ किसी की तवज्जो कोई नहीं है। क्लब हमारे जो है खस्ता हाली का शिकार है। उनको वसाइल बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। वसाइल उनको का हमने वो क्रिकेट भी चलाई है उस जमाने में कि आईसीसी के इवेंट्स नहीं होते थे, अपने वसाइल हम खुद पैदा करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, चंदे करते थे, मेहनत करते थे लोगों की, और उन क्लबों के लिए पैसा लाते थे और वहां से खिलाड़ी निकल के आते थे। अब यहाँ का क्या हो रहा है? आपने इस सदी के शुरू में करोड़ों रुपए जो क्रिकेट बोर्ड का फंड था, वो सारे के सारे आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने पे, अकेडमियां बनाने पे करोड़ों के हिसाब से खर्च कर दिए। कहाँ से आपने कोई क्रिकेटर वहां पैदा करके दिखा दिया? वो खराबी के और मुख्तलिफ किस्म की मैच प्रैक्टिस के अड्डे बन चुके हैं। वही जो अकेडमी आपने बनाई थी, और उस वक्त इनको बताया गया था कि आप पैसा जाया कर रहे हैं, आप इन चीजों पे ना लगाएं, आप लगाएं क्रिकेट पे जहाँ से ग्रास रूट लेवल पे आपको अच्छे खिलाड़ी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, इलाकाई क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया। हर कोई आता है, कभी कोई 4 दिन की क्रिकेट कर देता है, कोई 3 दिन की क्रिकेट कर देता है। समझ ये नहीं आती कि अगर आप मौजूदा निजाम में, ये मैं मानता हूँ हर निजाम वक्त के साथ साथ बेहतरी भी मांगता है, इस्लाह तलब भी होता जाता है, लेकिन जो वो उसको चलाने वाले हैं जिनको समझ ही कुछ ना हो, वो क्या उसमें बेहतरी लाएंगे और क्या उसमें इस्लाह लेके आएंगे। अब क्रिकेट बोर्ड की मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी तस्वर भी नहीं किया था कि 30 लाख तनख्वाह वाले लोग वहां पे आएंगे, 10 लाख लोग, 10 लाख मिलियन तनख्वाह वाले लोग आएंगे। वो क्या इस निजाम को चलाएंगे? वो तो अपना पेट पूजा करेंगे, खाएं पिएंगे, खुश रहेंगे। मैं जाता हूँ कभी मैच के लिए, दावत दी जाती है, मैं देखता हूँ तमाम एहलकार अपने अपने अजीजों कारब रिश्तेदार लेके बैठे होते हैं, उनकी खातरें हो रही हैं। इस तरह क्रिकेट होती है। जो कुछ हो रहा है सारा सामान की आपको पता है कितनी कमी है, महंगाई कितनी आ चुकी है, कोई तवज्जो उस तरफ है कोई नहीं कि खराबियां ये हैं, इनको ठीक करे। तालीमी अदारों में क्रिकेट खत्म हो चुकी है, स्कूलों में खत्म हो चुकी है, कॉलेजों में खत्म हो चुका है। इस जमाने में लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत इवेंट होता था, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज मैच, फिर स्कूलों के मैच होते थे, वो बाकायदा करवाए जाते थे। क्रिकेट बोर्ड की भी सरपरस्ती होती थी, हुकूमत की भी सरपरस्ती होती थी। उस तरह किसी को ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं कि ये आपकी नर्सरीज हैं जो आपकी खुश्क होती जा रही है। और फिर सबसे आखिर में बड़ी अहम बात है कि बैलेट का जो हर वक्त कत्लेआम हो रहा होता है, यानी जिन लोगों में खुद ही सलाहियत कोई नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, जिधर से जो सिफारिश आएगी उसको कबूल करते जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि जी निजाम खराब है, सब ठीक करना पड़ेगा। नो, मैं इस चीज को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। निजाम ठीक है, इसमें ज़ाहिर इस्लाह की जरूरत होती है, वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर करनी पड़ती हैं। इसी निजाम से बड़े लोगों ने क्रिकेट चलाई, बड़ी अच्छी चलाई, बड़ा, और अब भी चल सकती है अगर बशर्ते के ये चंद चीजें जिनकी मैं निशानदही कर रहा हूँ, पहले इनको ठीक तो कर लो, उसके बाद अगर आपको मतलूबा नताइज नहीं होते तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप मजीद करने की क्या जरूरत है। मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। आप सारा बोर्ड भी बदल देंगे ना, वो जैसे एक आप पानी बदलते जाएं, खराबियां बीच में वैसे ही रहे, गंदी मछलियां बीच में वैसे ही रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, कल वकार यूनिस से भी हमारी बात हुई, उनसे जब पूछा कि रमीज राजा से कोई इख्तिलाफ था, उन्होंने क्यों रिजाइन किया,
तो उनका ये कहना था कि मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो ऐसे अवामिल हैं या क्यों रिजाइन क्यों कर जाते हैं? मतलब क्या पाकिस्तान में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन पीसीबी तब्दील होने का मतलब होता है पूरी मैनेजमेंट ही रिजाइन कर जाए या वो सारी तब्दील हो जाए? जो इलेक्शन होता है या जो तब्दील होना होता है वो तो सिर्फ चेयरमैन पीसीबी होता है, तो जो नीचे की मैनेजमेंट है वो इसके पसे पर्दा वजह क्या है कि क्यों छोड़ जाते हैं? देखिए, मैं फिर बात बड़ी सीधी और खरी करूंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला का उस अंदाज में इल्म नहीं है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अगर मेरी किसी से बात हुई हो, मसला आपकी वकार यूनिट से हुई है, आपकी शायद और लोगों से हुई हो और आप उनसे पूछा हो, जाना हो, उनके जो हमारी बयान में ये पढ़े हैं उसमें वकार यूनिस का यही मुझे समझ आई है कि वो सेंस कर रहा था कि हर नाकामी और खराबी का जो मलबा है वो डाला जाएगा वकार यूनिस पे और बिस्पा पे, और ये वो सही डाला जाएगा या गलत डाला जाएगा उस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ इन लोगों को जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था और उनको वहाँ खड़े होना चाहिए था। उनको अपना जो भी किरदार और जो रोल था जो माजी में, उसको डिफेंड करना चाहिए था, दिफा करना चाहिए था कि जी हमने तो ये किया है, बताएं हमने क्या खराबी है। तो मतलब ये है कि ये लोग भी खुद भी कोई इतने यानी नहीं होते साबित कदम, या इतनी इनको अपने किए का यकीन शायद नहीं होता, तो इसलिए वो फौरन ही कोई तब्दीली होती है वो खुद ही भाग खड़े होते हैं और फिर दोबारा मौके की तलाश में होते हैं कि चलो कोई और सिफारिश मिल जाएगी तो फिर वापस घुसने की कोशिश करेंगे। अक्सरियत का मैंने यही मामला है, जितने भी नाम मैं पढ़ता हूँ अखबारों में, मेरी नजर में अक्सरियत जो थी वो सफारशी आई हुई थी, अक्सरियत जो थी वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों को लेके वहाँ बैठी हुई थी, और उनकी जो मुतबादल आएंगे वो भी फिर वैसे ही आएंगे क्योंकि ऊपर से सिफारिशें आना शुरू हो जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का काम ही नहीं है सिफारिश सुनना। अगर वो सिफारिश सुन के चीजें करेगा, वो सिफारिश इसलिए सुनेगा क्योंकि उसकी अपनी पोजीशन बड़ी कमजोर होती है, उसने भी पता नहीं किस तरह भाग दौड़ के वो ओहदा हासिल किया होता है और इसलिए वो सिफारिशें सुनने पे मजबूर होता है। तो फिर एक एक करके खराबी जमा होती जाती है और चीजें खराब होना शुरू करती। ऐसे लोग भी क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं जिनको सरपरस्त की भी सरपरस्ती हासिल है, वो तो इनके ही चल जाते हैं, वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें हटाया नहीं जाएगा। तो ये सूरत हाल है सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, डोमेस्टिक पे बात करना चाहूंगा कि डोमेस्टिक, आप तो जाहिर सी बात है आपका तजर्बा और आपके नीचे से ये सारी चीजें आपके हाथ से गुजर के गई हैं, तो जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन तर्ज का, तो इसको आप क्या देखते हैं? इस फैसले को कैसे देखते हैं कि क्या इससे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खत्म नहीं हो गई या कम नहीं हो गई या असर नहीं पड़ा? बिल्कुल खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, कम होना तो एक तरफ रह गया। मैं बहुत प्रोग्राम्स में इसकी पस मंजर बता चुका हूँ। क्रिकेट के बाबा क्रिकेट में इनको कहूँगा अब्दुल हफीज कासदार साहब, वो बड़े खुशहाल उनकी बैकग्राउंड थी, बड़े अच्छे राइन घराने से ताल्लुक रखते थे, अपने पैसों से उन्होंने क्रिकेट खेली थी। हत्ता के आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे वो भी बतौर प्रोफेशनल नहीं खेलते थे। उस जमाने में जेंटलमैन और क्रिकेटर्स का नाम रखा जाता था, जो बगैर पैसे के खेलते थे वो जेंटलमैन कहलाते थे और जो पैसा लेके खेलते थे वो प्लेयर्स कहलाते। तो ये बगैर पैसे के खेलने वाले लोगों में शामिल थे। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया, मुझे बड़ी खुश किस्मती है कि उनके साथ साल डेट बतौर एग्जीक्यूटिव वो सेक्रेटरी, जो एजाजी सेक्रेटरी के तौर पे, उस वक्त सेक्रेटरी भी एजाजी होते थे, सब होते एजाजी होते थे। हम शौक से, लगन से, मेहनत से काम करते थे। तो मुझे कहने लगे देखो खालिद, सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क में कि हमारे खिलाड़ियों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। तो बट मुझे उन्होंने कई बड़े हसरत से याद किया, इतने अच्छे खिलाड़ी थे, सो सिर्फ पैसों की खातर, पेट की खातर क्रिकेट छोड़ गए और कोई रेलवे में गार्ड भर्ती हुआ, कोई किसी छोटे मोटे बैंक में, तो इसका इलाज करें। मैंने कहा क्या इलाज सोचा है? कहने लगे मैं जा रहा हूँ तमाम बड़े बड़े अदारों के पास, तजारती अदारे, बैंक, एयरलाइन, मैं उनकी मिन्नत करूंगा कि आप लोग इस क्रिकेट में सरमायाकारी करें ताकि क्रिकेट हमारी बेहतर। वो गए, सबके पास गए, बैंकों के पास गए, एयरलाइन के पास गए, उनका मुकाम और मर्तबा था एक दर्जा, मैं भी उनके साथ गया था। तो मिनटों में लोगों ने कहा जी आप आ गए हैं, जो हुक्म करें। तो इस तरह वो टीमें बनी थी जिसके नतीजे में खिलाड़ियों को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ मिला और ये 20-30
35 साल सिलसिला चलता रहा। अब उसमें हो सकता है कुछ वक्त के साथ खराबियां भी आ चुकी हो, उन खराबियों को ठीक किया जा सकता था, अदारों का जो किरदार था उसको महसूस भी किया जा सकता था, लेकिन उनको इज्जत तो दी जानी चाहिए थी ना। उनको जो मतलूबा माइलेज दरकार थी उसमें क्या हर्ज था। तमाम मुल्कों में स्पॉन्सर को इज्जत भी होती है, उसका नाम भी होता है, उनको सब मौका दिया जाता है। तो हमने बिल्कुल बैठ के जी बस ये हमने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाना है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ऑस्ट्रेलिया का फर्क देखो, अपना फर्क देखो, देखो उनके मसाइल क्या है। वहाँ पे प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है, क्लबों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, हर जगह पे कॉर्पोरेट सपोर्ट मिलती है। वो आपने वो माहौल पैदा ही नहीं किया और एकदम हर चीज को बदल के चल पड़े और उसके बाद आप ढोल बजा रहे हैं कि जी हम एक नया निज़ाम लेके आए हैं। ये आपका निज़ाम पहले दिन से तबाही के रास्ते पे आपको लेके जा रहा है और आगे भी लेके जाएगा। और इतनी हिम्मत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं है कोई बता सके। चंद खिलाड़ियों ने जिन्होंने जुबान खोली है उनको भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सच्ची बात करने का अगर ये नतीजा होगा तो कौन सच्ची बात करेगा, कौन बेहतरी लेके आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खालिद महमूद साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।